स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सी एसिड के बारे में, है ना, क्या देखने जा रहे हैं? स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सी एसिड्स, ऑक्सी अम्लों की संरचना। चलो हिंदी में भी लिख ही देते हैं। क्या देखने जा रहे हैं हम? ऑक्सी अम्लों की संरचना। अब बेटा एक सिंपल सा काम है इसमें। वैसे मैं ये मान के चल रहा हूँ कि संकरण हमें पता नहीं है ना, एकदम जीरो से शुरू करके चलते हैं कि बाकी कोई भी चीज़ हमें पता नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर हमें पता है कि ऑक्सी अम्ल में हम H A ले रहे हैं, ऑक्सीजन B ले रहे हैं, और बीच में एक एलिमेंट X भी है ना। चलो ऑक्सीजन C ले लेते हैं। और इसमें दो चीज़ें आपको याद रखनी है कि X यदि द्वितीय आवर्त का है, X क्या है? द्वितीय आवर्त का है। अगर ऐसा है तो X का वैलेंसी फैक्टर 3 मान के चलेंगे। हम ये मान के चलेंगे कि X में आपको 3 लिंकेज बनाने हैं। तो X के लिए आप क्या करोगे? 3 वैलेंसी मान के चलोगे। और अगला केस, यदि X किसका है? तृतीय या चतुर्थ आवर्त का है। X जो एलिमेंट है अगर वो तीसरे आवर्त का है आवर्त सारणी में, या फिर चौथे आवर्त का है, तो फिर X के लिए आपको लिंकेज जो लेने हैं वो 4 लेने हैं। समझ में आ गई बातचीत? कि अगर द्वितीय आवर्त का है, दूसरे आवर्त का है, तो आपको 3 लिंकेज मान के चलने हैं, और तीसरे आवर्त का है तो 4 लिंकेज मान के चलने हैं। और अगला पॉइंट जो आपको याद रखना है, जितने H उतने OH, यानी नंबर ऑफ OH कितने लगाओगे। देखो हाइड्रोजन कितने हैं, तो ऑक्सी एसिड में जितने हाइड्रोजन होंगे उतने OH लगा दो। अच्छा, जितने H उतने OH लगाने के बाद जो सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन बचता है वो तो डबल बॉन्ड से आएगा। सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन किससे आएगा? डबल बॉन्ड से आएगा। और डबल बॉन्ड से नहीं आ सकता है तो इस तरह से कोऑर्डिनेट लिंकेज लगा के आएगा। दो में से कोई एक होगा, है ना। कोऑर्डिनेट लिंकेज तो केवल कब आएगा? सेकेंड पीरियड, द्वितीय आवर्त। जब X द्वितीय आवर्त में है तब जाके आप कोऑर्डिनेट लिंकेज लगा पाएंगे कुछ केस में। और तृतीय आवर्त, चतुर्थ आवर्त में तो एक जो अकेला ऑक्सीजन है वो डबल बॉन्ड बना के आएगा। आपको अभी मेरी बात समझ में नहीं आएगी बेटा, वापस से 5 से 10 मिनट रुकना पड़ेगा। जब हम एग्जाम्पल लेंगे तब आप बात समझ में आप तो फिलहाल ये मान लो कि X क्या है? डबल बॉन्ड O आएगा या फिर ये आएगा। कैसे आएगा हम आगे बातचीत कर लेंगे। अब अगर कहीं बॉन्ड है और उस पर जोड़ने के लिए कोई परमाणु नहीं बचा, बॉन्ड तो है लेकिन जोड़ने के लिए कोई परमाणु नहीं बचा, तो उस बॉन्ड को लोन पेयर में कन्वर्ट कर देना है। X पर बॉन्ड तो लगा हुआ है, परमाणु खत्म हो गए, परमाणु बचे ही नहीं X पे जोड़ने के लिए, तो उसको क्या करो? लोन पेयर में कन्वर्ट कर दो। ये एक सिंपल सा रूल है। कब? जब B की जो वैल्यू है 1 है। ये सारे रूल कब हैं? जहां पर X एक ही है, B की वैल्यू क्या है? 1 है, केंद्रीय परमाणु 1 है। बात अभी भी समझ में नहीं आई होगी। चलो तो संरचना बनाकर हम इस बात की शुरुआत कर देते हैं। ये कुछ ऑक्सी अम्ल हैं जिनकी संरचना हमें बनानी है ना। अब बोरोन यहाँ पे देखो जरा, दूसरे आवर्त का सदस्य है, आवर्त सारणी। अगर दूसरे आवर्त का सदस्य तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले बोरोन लिखेंगे और इससे 3 बॉन्ड बना देंगे। दूसरे आवर्त के सदस्य के लिए कितने बॉन्ड बनाओगे? 3। और तीसरे और चौथे के लिए बनाओगे 4। बन गए बॉन्ड। अब H कितने दिखाई दे रहे हैं? 3। जितने H उतने OH, तो 3 H हैं तो 3 क्या आएंगे? OH आ जाएंगे। ये 3 OH लगा दिए और ये बोरिक अम्ल की संरचना हो गई। आपको H2CO3 बनाना है, तो ये कार्बन है और कार्बन से कितने बॉन्ड लगाओगे? 3 बॉन्ड लगाओगे। कितने H हैं? 2 H हैं तो 2 क्या आएंगे?
OH आ जाएंगे, बचा क्या है एक ऑक्सीजन। अकेला ऑक्सीजन या तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ता है या डबल बॉन्ड से जुड़ता है। अब केंद्रीय परमाणु देखो, यहाँ पर केंद्रीय परमाणु कार्बन है, उसकी संयोजकताएं देखो, अगर उसकी संयोजकताएं डबल बॉन्ड लगा के पूरी हो रही हैं तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ेगा, और अगर संयोजकता डबल बॉन्ड लगाने से पहले ही क्या हो चुकी है, पूरी हो चुकी है, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड लगाओ। समझो मैं क्या बोल रहा हूं, जितने H उतने OH। दूसरे आवर्त का सदस्य था तो आपने 3 बॉन्ड लगाए, फिर आपने देखा यार कार्बन तो बॉन्ड 4 बनाता है, कार्बन का वैलेंसी फैक्टर 4 होता है। मैक्सिमम वैलेंसी फैक्टर ग्रुप नंबर के अकॉर्डिंग चलता है, तो बोरॉन परिवार के लिए मैक्सिमम वैलेंसी फैक्टर 3, कार्बन के लिए 4, नाइट्रोजन फैमिली में नाइट्रोजन के लिए वैलेंसी फैक्टर 3, बाकी सारे एलिमेंट के लिए 5, ऑक्सीजन फैमिली में ऑक्सीजन के लिए वैलेंसी फैक्टर 2, बाकी सारे एलिमेंट के लिए कितने 6 मैक्सिमम, हैलोजन फैमिली के लिए वैलेंसी फैक्टर 1, फ्लोरीन के लिए, बाकी के लिए कितना लेते जाओ 7 तक, इतना याद रख लेना। तो नाइट्रोजन का वैलेंसी फैक्टर तो 3 से आगे नहीं जाएगा, फास्फोरस आर्सेनिक सबके लिए 5 तक जा सकता है। ऑक्सीजन का वैलेंसी फैक्टर 2 से आगे नहीं ले जाएंगे, बाकी सबके लिए वैलेंसी फैक्टर आप 6 तक ले जा सकते हो, सल्फर सेलेनियम के लिए ऑक्सीजन परिवार में। हैलोजन परिवार में फ्लोरीन का वैलेंसी फैक्टर 1 से आगे नहीं जाएगा, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन के लिए आप आगे खींचते जाओ 7 तक, याद रहेगा। तो अब ये कार्बन था, वैलेंसी फैक्टर 4 करना था, 2 इधर हो गया। अगर मैं इसको डबल बॉन्ड लगा देता हूं तो कार्बन का वैलेंसी फैक्टर 4 हो जाता है, बन गया H2CO3। तो क्या किया, दूसरे आवर्त का तत्व था, 3 बॉन्ड खींचे, जितने H उतने OH लगाए, बचे हुए ऑक्सीजन को देखा क्या वैलेंसी फैक्टर एडजस्ट किया जा सकता है, तो देखा डबल बॉन्ड लगा दो, बन गया वैलेंसी फैक्टर 4, बन गया स्ट्रक्चर। अब यहाँ देखो सिलिकॉन तीसरे आवर्त का सदस्य है, और तीसरे आवर्त के सदस्य के लिए कितने बॉन्ड लगाओगे, 4 बॉन्ड लगाओगे, जितने H उतने OH, कितने हैं 4 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है तो OH कितने लगा देना, 4 OH लगा देना, जितने H उतने OH। HNO3 नाइट्रोजन दूसरे आवर्त का सदस्य है, दूसरे आवर्त का तत्व है, तो लिंकेज कितने लगाओगे 3, जितने H उतने OH। अब बचे हुए 2 ऑक्सीजन, नाइट्रोजन का जो संयोजकता है 3 बॉन्ड बनाता है नाइट्रोजन, एक ऑक्सीजन को डबल बॉन्डेड कर दिया, 3 बॉन्ड हो गए। अब बचे हुए ऑक्सीजन का क्या करें फिर, तो उसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड लगा दो इस तरह से, क्योंकि नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड तो इधर ही कंप्लीट हो गए ना, तो बचे हुए ऑक्सीजन के लिए कोऑर्डिनेट लगा दो HNO2। तो ये नाइट्रोजन था, नाइट्रोजन से आपने ये 3 लिंकेज बनाए, एक H था तो एक OH हो गया, और O डबल बॉन्ड से आ जाएगा, ये बैलेंसी पूरी हो गई, वो एटम भी खत्म हो गए। और जब एटम खत्म हो जाए, बॉन्ड पे कुछ जोड़ने को ना मिले, तो उसको लोन पेयर बना लो। तो ये जो नाइट्रोजन है उस पर लोन पेयर आ गया। H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरस तीसरे आवर्त का सदस्य है, तीसरे आवर्त का सदस्य है, तो ये 3 लिंकेज, जितने H उतने OH, तो ये 3 तो क्या आएंगे, OH आएंगे, एक ऑक्सीजन बच गया। तो भाई फॉस्फोरस के लिए अधिकतम कितनी संयोजकता हो सकती है, 5। आप अधिकतम संयोजकता 5 के लिए आपने क्या किया, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन कर दिया, 1 2 3 4 5 हो गए 5 बॉन्ड। H2SO4 सल्फर तीसरे आवर्त का सदस्य था, आपने 4 बॉन्ड क्रिएट किए, जितने H उतने OH, तो 2 H थे तो 2 आपने OH बना दिए, बचे क्या 2 ऑक्सीजन। क्या करना, सल्फर के लिए 6 तक जा सकता है, मैंने अभी अभी बताया आपको। तो सल्फर की वैलेंसी ऑक्सीजन परिवार में ऑक्सीजन के लिए 2, बाकी के लिए 6 तक खींच सकते हो। तो ये देखो वैलेंसी 6 बन गई। HClO4 तो ये क्लोरीन है, क्लोरीन तीसरे आवर्त का सदस्य है, और तीसरे आवर्त का सदस्य है तो 4 लिंकेज लगाओगे, जितना H उतना OH, एक H था एक OH लगा दिया, बचे 3 क्या है, ऑक्सीजन है। क्लोरीन के लिए वैलेंसी कहाँ तक जा सकती है, मैंने आपको सिखाया, फ्लोरीन के लिए 1, क्लोरीन के लिए 7 तक जा सकती है। हैलोजन फैमिली के लिए वैलेंसी फैक्टर 7 तक जा सकता है। तो अब तीनों ऑक्सीजन अगर डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देते हो तो वैलेंसी फैक्टर 7 हो गया, हो गए 7 बॉन्ड। ये बन गया HClO4। HClO3 कैसे बनेगा, ये क्लोरीन और ये आपने 4 लिंकेज लगा दिए,
एक H था तो एक OH कर दिया, बचे 2 ऑक्सीजन और तो 2 ऑक्सीजन कर दिए। दोनों ऑक्सीजन को क्या कर दिया आपने, डबल बॉन्डेड कर दिया। यहाँ तो एटम ही नहीं बचा, एटम नहीं बचा तो लोन पेयर लगा लो। ठीक इसी तरह से आप स्ट्रक्चर बना पाएंगे किसका, HClO2 का। उम्मीद है आप स्ट्रक्चर बनाना सीख जाएंगे। चलिए बेटा, अब तक हमने उन ऑक्सी अम्लों की संरचनाएं बनाना सीखा जिनमें केंद्रीय परमाणु एक ही था। अधातु परमाणु जो होता है जिससे OH या ऑक्सीजन जुड़ा रहता है वो परमाणु एक ही था। हम संरचना उन ऑक्सी अम्लों की बनाना शुरू करेंगे जैसे दो हैं। थैंक यू बच्चों, हमें ढेर सारा प्यार देने के लिए। हजारों बच्चे हमारा वीडियो देख रहे हैं। आप प्लीज़ यहाँ डिस्क्रिप्शन में जो आपको लिंक दी गई है उस पर क्लिक करें और अपना इनरोलमेंट सुनिश्चित करें। बच्चों, आपको अगर डाउट सॉल्विंग से रिलेटेड कुछ चीज़ चाहिए, आप स्टडी मटेरियल चाहते हैं, तब भी प्लीज़ हमारे प्रीमियम कोर्स को ज्वाइन करें जिसका डिस्क्रिप्शन आपको लिंक में अवेलेबल है। अब यहाँ पर मुझे मजबूरी है बेटा कि ऑक्सीकरण अंक शब्द का उपयोग करना पड़ेगा। प्लीज़ आप ऑक्सीकरण अंक से बहुत ज़्यादा ना घबराएं। हम इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में ले भी नहीं रहे हैं, हम केवल उतना हिस्सा ले रहे हैं जो हमारे काम का है। और ये कंसेप्ट केवल यहीं तक सीमित रखिएगा। ये एक तरह से ये मान लो कि शॉर्टकट निकाला है हमने, इसको आपको कंसेप्ट से नहीं जोड़ना कहीं भी। ये क्या है, शॉर्टकट है, एक ऐसा शॉर्टकट जिससे कि आप ऑक्सी अम्लों की संरचना बनाना सीख जाएं। दैट्स इट। इसे आपको कंसेप्ट से जोड़ के चलना नहीं है ना। तो क्या याद रखना है आपको, पीरियोडिक टेबल में समूह और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। समूह जैसे 3rd A होता है बोरॉन परिवार, उसकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट +3। 4th A होता है कार्बन परिवार, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट +4। 5th A नाइट्रोजन परिवार, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट +5। 6th A ऑक्सीजन परिवार, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट +6। और हेलोजन फैमिली 7th A है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट +5। मैं आपको वापस से बता दूं, मैं कोई कंसेप्ट नहीं पढ़ा रहा हूं, ये एक शॉर्टकट मान लो जिसकी हेल्प से हम अपने आंसर निकालेंगे। तो हर समूह की अपनी एक हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है, इस ऑक्सीडेशन स्टेट का आपको फिलहाल रट्टा लगा लेना है। ठीक, अब ऑक्सीडेशन स्टेट में यहाँ पर तत्व, उस तत्व की ऑक्सीडेशन स्टेट है ना। जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या मानोगे, +1। और ऑक्सीजन है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या मानोगे, -2। चाहे कुछ भी हो जाए, हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 और ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2। कंसेप्ट ये है कि यहाँ हाइड्रोजन के ऑक्सीकरण अंक रखें या ऑक्सीजन के ऑक्सीकरण अंक रखें। जैसे 4 हाइड्रोजन है तो +4 रख दो, यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है तो -6 रख दो, क्योंकि एक ऑक्सीजन का -2 तो 3 का कितना हुआ, -6। तो इस तरह से ऑक्सीकरण अंक रख दो। ऑक्सीकरण अंक का कुल योग 0 होगा, तो यहाँ पे जितना है, यहाँ पे जितना है, उसमें सपोज इसका ऑक्सीकरण अंक x है, तो ये सारा जो जोड़ आएगा, कुल योग जो आएगा वो x आएगा, वो 0 आएगा। किसी भी उदासीन अणु में ऑक्सीकरण अंक का कुल योग 0 आता है, ये कंसेप्ट बैठा दो। अब इसमें क्या करना, 3 केस बनेंगे। केस 1, या फिर आप ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ x निकालो, x का ऑक्सीकरण अंक। अब x का जो ऑक्सीकरण अंक है, अगर ये बराबर आ गया किसके, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के, ग्रुप का जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होता है उसके। वापस से सुनते जाओ, हम 5 मिनट बाद इसको अप्लाई करेंगे, अभी दिमाग नहीं लगाना है ना। x का ऑक्सीकरण अंक निकाला, वो x के स्टेट बराबर आ गया, तो इस स्थिति में जो लिंकेज लगेगा, जो बंध का प्रकार होगा, वो XOX होगा। अगर ये
बड़ा आता है HOS से, ज्यादा आ रहा है तो लिंकेज XOOX आएगा, और अगर ये छोटा आता है HOS से, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट से, तो लिंकेज XX होगा। भाई 2 X हैं तो 3 संभावनाएं हैं, 3 प्रोबेबिलिटी है। या तो दोनों के बीच में कोई ऑक्सीजन आएगा ही नहीं, XX लिंकेज रहेगा, या फिर क्या होगा, दोनों में कोई ऑक्सीजन आएगा, या फिर क्या होगा, 2 ऑक्सीजन आएंगे। 2 ऑक्सीजन इस तरह से जो आते हैं ना बेटा, इसको बोला जाता है पेरोक्साइड बंध। 2 ऑक्सीजन इस तरह से सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए कहीं भी दिख जाएं, इसे क्या बोला जाता है, पेरोक्साइड बंध। याद रखिएगा, ये पेरोक्साइड बंध होता है। यहां तक की थ्योरी में आपको दिमाग 0% लगाना है, कोई दिमाग नहीं लगाना। जो बोला है, जो लिखा है, सीधे रट्टा लगाना है, याद करना है। ये दिमाग लगाने वाला काम अभी है ही नहीं, अब दिमाग अब लगाएंगे हम इसके बाद दिमाग लगाना शुरू। ये तो पूरा याद करना है। और आपको फिर बता दूं, ये कोई कंसेप्ट नहीं बता रहा हूं, ये एक तरीका है स्ट्रक्चर निकालने का, शॉर्टकट मान लो एक। और शॉर्टकट में लॉजिक नहीं होते, फिर तो वो लॉजिक के बिहाफ पे नहीं है। अब देखना जरा, जैसे H4B2O4 का स्ट्रक्चर मैंने बोला आपसे बनाओ, तो कैसे बनाओगे? तो आपने देखा यार, हाइड्रोजन 4 हैं, एक हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट लेते हैं +1 लेते हैं, 4 हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना, +4। 4 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट लेते हैं -2, तो 4 ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, -8। अब बोरॉन का ऑक्सीकरण अंक क्या आएगा भाई, टोटल 0 होना चाहिए था, +4 और -8 मिला के तो -4 होता है। तो -4 में कितना जोड़ दो कि 0 हो जाए, ऑब्वियस सी बात है, +4। अभी 2 बोरॉन का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, तो एक बोरॉन का ऑक्सीडेशन स्टेट, सिंपल सी बात है, 2 बोरॉन का अगर +4 है तो एक का कितना हुआ, +4/2 +2। तो यहां बोरॉन का ऑक्सीकरण अंक क्या आ रहा है, +2। और HOS फॉर बोरॉन, बोरॉन के लिए, बोरॉन परिवार के लिए हायर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आता है, वो +3 आता है। यानी बोरॉन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट से कम हो गया, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट से कम आ गया। याद है ना, जब एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट हायर ऑक्सीडेशन स्टेट से कम आता है तो XX लिंकेज आता है, यानी 2 तत्वों के बीच में फिर कोई ऑक्सीजन नहीं आएगा। तो यहां देखते ही कंफर्म हो गया कि B आएगा। दूसरे आवर्त का सदस्य है, और दूसरे आवर्त का सदस्य है तो क्या होगा, 3 लिंकेज आएंगे हर एक बोरॉन पे, 3 लिंकेज हो गए। जितना H उतना OH, 4 H हैं तो 4 क्या आएंगे, OH आएंगे। लो भाई, बन गया स्ट्रक्चर H4B2O4 का। भाई आपसे बोला कि आप हमें स्ट्रक्चर बना के बताएं H4B2O5 का। H4B2O5 का तो आपने क्या किया यार, 4 हाइड्रोजन का कितना, +4, 5 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का -2 होता है ऑक्सीकरण अंक, तो 5 ऑक्सीजन का कितना, -10। अब -10 और +4 मिला के कितना हो रहा, -6। -6 में कितना ऐड करोगे 0 हो जाए, +6। यानी 2 बोरॉन का मिला के यहाँ ऑक्सीकरण अंक +6 है। 2 बोरॉन का अगर +6 है तो एक बोरॉन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितना, +6/2 यानी +3। यहाँ पर बोरॉन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो बोरॉन की ग्रुप की जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है उसके बराबर आ रहा है। जब भी ऐसा हो तो उस केस में XOX लिंकेज होता है, तो यहाँ पर BOB लिंकेज आएगा। मैं बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, है ना। अब BOB लिंकेज में बोरॉन द्वितीय आवर्त का सदस्य है, और द्वितीय आवर्त का सदस्य है तो लिंकेज कितने आएंगे, 3। जितना H उतना OH, 4 H हैं तो OH भी 4 आएंगे, जितना H उतना OH, 4 OH आ जाएंगे। क्लियर है?
तो ये स्ट्रक्चर हुआ किसका, H4B2O5 का। अब बात करते हैं हम H4B2O6 के बारे में। एक हाइड्रोजन का कितना, +1, 4 हाइड्रोजन का +4, एक ऑक्सीजन का -2, 6 ऑक्सीजन का -12। कितना ऐड करोगे, माइनस का 8 हो रहा है दोनों को मिला के। जीरो करने के लिए क्या रखना पड़ेगा, +8। 2 बोरॉन का ऑक्सीकरण अंक +8 है, तो एक बोरॉन का ऑक्सीकरण अंक कितना होगा, +8/2 यानी +4, जो कि नहीं होना चाहिए था। सो यहाँ पर बोरॉन का ऑक्सीकरण अंक ज्यादा आ रहा है, जो बोरॉन के लिए हमने हायर ऑक्सीडेशन स्टेट डिसाइड किया उससे। और जब भी ऐसी कंडीशन हो, लिंकेज कौन सा मिलता है, उस केस में पेरोक्साइड लिंकेज आता है, XOOX लिंकेज आता है। बोरॉन द्वितीय आवर्त का सदस्य था, तो आपने क्या किया, तो लिंकेज लगा दिए। अब जितना H उतना OH, तो जितना 4 H हैं तो 4 आपने क्या किए, OH लगा दिए, बन गया भाई स्ट्रक्चर। चलो कुछ और मैं यहाँ पर फॉर्मूले लिखता हूँ, आपको उनके स्ट्रक्चर बनाना है। आपको H2S2O7, चलो 6 से स्टार्ट कर लेते हैं। 6 H2S2O7 और H2S2O8, इन 3 के स्ट्रक्चर बनाने हैं। अब देखें जरा, एक एक करके उठाते हैं। चलो हम सबसे पहले बात करें किसकी, H2S2O6 की। तो हमने देखा 2 हाइड्रोजन का कितना, +2, एक ऑक्सीजन का -2, तो 6 का कितना हुआ, -12, प्लस का कितना हो रहा, 10। प्यारे बच्चों, रोज आपके कमेंट आ रहे हैं कि सर आप इस टॉपिक के बारे में वीडियो बनाएं, इस टॉपिक को थोड़ा सा एलेबोरेट करें, इसको समझाएं। प्लीज़ बेटा हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। दरअसल हो ये रहा है कि कई बार जो टॉपिक आप बोलते हैं ऑलरेडी उस टॉपिक का वीडियो अवेलेबल होता है हमारे यूट्यूब चैनल पर, है ना। सो आप जब बेल आइकॉन प्रेस करते हैं तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी और वहाँ से आप हमारे सारे वीडियो देख पाएंगे। -10 प्लस -12 और +2 -10, तो यहाँ पे कितना रखना पड़ेगा जीरो करने के लिए, +10। 2 सल्फर का +10 है, तो एक सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आया, +5। एक सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आया, +5 आया ना। और सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट जो आ रहा है ये दरअसल कम है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट से। देखो जरा, ऑक्सीजन फैमिली में कितना लिख रखा है हमने, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट +6, ये उससे कम है। और जब ऑक्सीडेशन स्टेट कम आ रही हो एलिमेंट की, तो लिंकेज कौन सा आता है, XX लिंकेज आता है। ये XX लिंकेज आ गया। सल्फर तृतीय आवर्त का सदस्य है, और तृतीय आवर्त के सदस्य के लिए हर एलिमेंट पे X पे 4 लिंकेज लगेंगे, तो 4 लिंकेज लगा दिए। जितना H उतना OH, तो 2 H थे, तो 2 आपने क्या किए, OH लगा दिए। बचे कितने ऑक्सीजन, 4, ये रहे 4 ऑक्सीजन। और इन ऑक्सीजन को आपको क्या करना, डबल बॉन्डेड कर देना है, हो गया काम। क्योंकि सल्फर के लिए आप 6 बॉन्ड बना सकते हैं, ये हमने पहले ही बात की। ये बन गया स्ट्रक्चर किसका, H2S2O6 का। अब आपको स्ट्रक्चर बनाना है किसका, H2S2O7 का। कैसे बनेगा, तो ऑक्सीकरण अंक निकालो। एक हाइड्रोजन का +1, 2 हाइड्रोजन का +2, एक ऑक्सीजन का -2, 7 ऑक्सीजन का -2, टोटल मिला के हो रहा है -12। तो 2 सल्फर का मिला के कितना हुआ, +12। तो एक सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +12/2 +6, और यहाँ पर जो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट है वो इक्वल आ रहा है ऑक्सीजन परिवार का जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है +6, उसके बराबर आने का सीधा सीधा मतलब क्या है, XOX लिंकेज आएगा। ये आ गया XOX लिंकेज। और सल्फर तीसरे आवर्त का सदस्य है, तो 4 बॉन्ड बनेंगे हर एक सल्फर पे, हर सल्फर पे 4 बॉन्ड बना दिए। जितने H उतने OH, तो 2 हाइड्रोजन है तो 2 तो OH आ गए। और बचे हुए कितने ऑक्सीजन, 4, 3 तो यूज कर लिए, 4 बच गए।
बचे हुए 4 ऑक्सीजन को यूं लगा दो, हर एक ऑक्सीजन को डबल बॉन्डेड कर दो, हो गया काम, बन गया स्ट्रक्चर H2S2O7 का। सपोज आपको स्ट्रक्चर बनाना H2S2O8 का, कैसे बनेगा H2S2O8 का स्ट्रक्चर? तो आप क्या करोगे, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, 2 हाइड्रोजन का +2, ये माइनस का कितना 16, तो प्लस में कितना रखोगे 14, टोटल 0 हो जाएगा। एक सल्फर का जो OS आएगा वो आएगा +7, और यहाँ पर सल्फर का OS +7 है जो कि संभव ही नहीं है, ये ज़्यादा आ रहा है। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट +6 से ऑक्सीजन परिवार के लिए। इस स्थिति में लिंकेज कौन सा आता है? पेरोक्साइड लिंकेज आता है SOOS, और हर एक सल्फर पे कितने लिंकेज लगाओगे? 3 लिंकेज लगाओगे, 4, क्योंकि ये विषय आवर्त का सदस्य 4 लिंकेज लगेंगे। जितना H उतना OH, बचे कितने ऑक्सीजन? गिनो, 4 बचते हैं। ये रहे वो 4 ऑक्सीजन जिनको आप क्या कर दो, डबल बॉन्डेड कर दो, ये स्ट्रक्चर बन गया H2S2O8 का। सिंपल सा स्ट्रक्चर है, ऐसा कोई भारी भरकम नहीं है। चलो कुछ और स्ट्रक्चर बनाने हैं आपको, मैं दे रहा हूं। ये रहे 3 ऑक्सी एसिड जहां पर आपको लिंकेज बताने हैं। अब मैं डायरेक्ट कर दूं, बेटा आप हिसाब किताब लगाते रहिएगा, मैं फिलहाल डायरेक्ट लिख रहा हूं ताकि अपना थोड़ा सा टाइम हम बचा सकें। ये आएगा H4P2O6, और ये आएगा H4P2O7। और ये आएगा H4P2O8। अच्छा, ये पेरोक्साइड लिंकेज ऐसा नहीं है कि B की वैल्यू 2 है, उन सारे केस में लगा सकते हो। बाकी जगह भी कहाँ पेरोक्साइड लिंकेज है कहाँ नहीं है, ये आइडिया लगाना बड़ा आसान है। कैसे? जैसे मैं आपसे बोलूं कि H2SO5 है, क्या इसमें पेरोक्साइड लिंकेज है? तो ऑक्सीकरण अंक निकाला, 2 हाइड्रोजन का +2, 5 का -10, तो यहाँ पर कितना ऐड करोगे कि 0 हो जाए? +8। अब सल्फर का +8 आ रहा है, तो यहाँ सल्फर का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है जो +8 है, ये वैल्यू तो ज्यादा है ना। ऑक्सीजन परिवार के लिए आप तुलना किससे कर रहे होते हो? +6 से। ज्यादा होने का मतलब ही ये है कि इसमें एक तो पेरोक्साइड लिंकेज आएगा, गारंटी है। बचे हुए को अब आप एडजस्ट कर दो, तो एक हाइड्रोजन तो यूज कर लिया, एक और ये रहा OH, और बचा हुआ क्या है? डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ठीक इसी तरह से जैसे आप स्ट्रक्चर बनाओ HNO4 का, तो अब नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण अंक जब आप निकालोगे तो +7 आएगा, और यहाँ पर वापस से नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा हो जाएगा, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। नाइट्रोजन फैमिली के लिए कितना चलता? +5, उससे ज्यादा। जैसे ही ज्यादा देखा आपने एक लिंकेज तो कन्वर्ट कर दिया, और बचे हुए आपको पता है कितने ऑक्सीजन बचे हैं? 2। ये 2 ऑक्सीजन, नाइट्रोजन का वैलेंसी फैक्टर, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड किया, 3 तो इधर ही हो गया, एक कोऑर्डिनेट लिंकेज से। ये होता है HNO4 पर नाइट्रिक एसिड। तो आप बाकी जगह भी ये कंसेप्ट यूज करके स्ट्रक्चर बना सकते थे, बट चूंकि शॉर्ट ट्रिक है तो एक्सेप्शन भी मिलेंगे, और एक्सेप्शन तो क्या करने होते हैं? अलग से याद करने होते हैं। तो अब तक हमने जो कंसेप्ट पढ़ा, उस कंसेप्ट के हम क्या देख रहे हैं? एक्सेप्शन देख रहे हैं। जो कंसेप्ट हमने पढ़ा उस कंसेप्ट के क्या देख रहे हैं? एक्सेप्शन। एक तो इसमें एक्सेप्शन में आता है H3PO3। मेरा डायरेक्ट याद रखें, 3 OH नहीं है, एक PH लिंकेज है इसमें, ये होता है H3PO3।
एक एक्सेप्शन और आता है H3PO2। यहाँ पर भी आपके पास दो तो pH लिंकेज हैं, एक OH लिंकेज है, ठीक। एक आपका आता है H4P2O5। H4P2O5 में PP लिंकेज होना चाहिए था, लेकिन नहीं है, इसमें POP लिंकेज है। और ये इस तरह का स्ट्रक्चर भी नहीं है, ये इस तरह का स्ट्रक्चर है बेटा। दो pH लिंकेज है, दो OH लिंकेज। तो ये कुछ स्ट्रक्चर हैं नो डाउट जो आपको अलग से याद रखने हैं। इन स्ट्रक्चर में आपके कंसेप्ट काम नहीं करेंगे। क्लियर बेटा। एनायनिक सॉल्ट का नोमेनक्लेचर अभी खत्म नहीं हुआ, अभी उसकी कुछ और प्रैक्टिस अपनी बाकी है। मैं बीच में इसलिए रुक गया कि एक बार आपका रिवीजन हो जाए, एक बार अच्छे से आप रिवाइज कर लो, तो कुछ और टेक्निकल कंसेप्ट को हम डिस्कस कर लें। तो बेटा अभी तक जो ऑक्सी एसिड हमने डिस्कस किए, उसके अलावा कुछ और बचते हैं, थोड़े बहुत, ज़्यादा नहीं। बस एक टर्म याद रखें, सल्फर को हम थायो भी बोलते हैं ग्रीक टर्मिनोलॉजी में, और नाइट्रोजन को बोलते हैं एजो। सल्फर को थायो, नाइट्रोजन को एजो। तो उसके बिहाफ पर भी कुछ नाम हैं, जैसे H2SO4 है ना। H2SO4 का जो नाम है वो क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड। ये सल्फ्यूरिक एसिड है, और इसका एक ऑक्सीजन हटाकर वो एक आप सल्फर लगा दो, है ना। तो ये फॉर्मूला, ये तो क्या था? सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला H2SO4, ये सल्फ्यूरिक एसिड था। तो एक थायो लगा दिया ऑक्सीजन हटा के, तो इसका जो नाम होता है वो होता है थायो सल्फ्यूरिक एसिड। नाम क्या होता है इसका? थायो सल्फ्यूरिक एसिड। तो थायो सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या हुआ? H2S2O3। एक एसिड से 8 बनता है, तो यहां से आपने जो ऋणायन बनाया है SO4 डाई नेगेटिव, उसका नाम क्या है? सल्फेट। और थायो सल्फ्यूरिक एसिड से जो ऋणायन बनेगा उसका नाम क्या होगा? H2O3 डाई नेगेटिव। थायो सल्फ्यूरिक एसिड से क्या बनेगा? थायो सल्फेट। बेटा बड़े काम का एनायन है, याद रखना, इसको भूल मत जाना। H2O3 डाई नेगेटिव किस नाम से जाना जाता है? थायो सल्फेट नाम से जाना जाता है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं, प्लीज़ उन्हें लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद बच्चों तक उनकी पहुंच हो सके। प्यारे बच्चों, आपका बहुत प्यार और स्नेह हमें मिल रहा है, और यही वजह है कि हम हाईली मोटिवेटेड रहते हैं आपको अपनी बेहतर सुविधाएं देने के लिए, बेहतर सेवाएं देने के लिए। H2O3 डाई नेगेटिव। क्लियर? जैसे मैं आपसे बोलूं Na2H2O3, नाम क्या है इसका? तो आपने देखा है इसमें कैटायन क्या है? Na+ है, और एनायन क्या है? H2O3 डाई नेगेटिव है। कैटायन का नाम क्या? सोडियम। और एनायन का नाम क्या? थायोसल्फेट। तो केमिकल का पूरा नाम क्या हुआ? सोडियम थायोसल्फेट। केमिकल का पूरा नाम क्या हुआ? सोडियम थायोसल्फेट। क्लियर? Na2H2O3। अब सल्फर में एक और चीज है बेटा, ऑक्सीकरण अंक अभी वो ऑक्सीजन से निकाल लेते हैं ना, ऑक्सीजन -2 हाइड्रोजन +1, उसके बिहाफ पर। तो एक तो वो सल्फर होता है जिसमें +6 ऑक्सीकरण अंक होता है, उस केस में वर्ड यूज होता है एक सल्फ्यूरिक, है ना। जैसे यहाँ से हमने वर्ड जो यूज किया वो सल्फर का एक है, तो सल्फर का एक क्या होगा? सल्फ्यूरिक। और फिर इसमें एक ऑक्सीजन कम होता है, तो ये +4 ऑक्सीकरण में अंक आता है, और उसको हम बोलते हैं सल्फ्यूरस। ये यूज हम कर चुके हैं अब तक। सल्फ्यूरिक एसिड भी बनाया है हमने, याद होगा आपको, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड। अब सल्फर में दो और ऑक्सीकरण अंक हम देखने जा रहे हैं, एक तो है +5, एक है +3। +5 में यूज होता है थायोनिक,
और +3 में जो वर्ड यूज होता है वो है थायोनस। थायोनिक और थायोनस कैसे, देखो जरा, H2S2O6, ठीक है, यहां पर H2S2O7, H2S2O5 और H2S2O4, ये 4 एसिड ले लेते हैं हम। चारों के बारे में आपको डिटेल देनी है, ठीक है। H2S2O7 में आपको सल्फर +6 में मिलेगा, और ऐसे नहीं लग रहा ये पायरोसल्फ्यूरिक एसिड है, अगर आपको याद हो तो ये पायरोसल्फ्यूरिक एसिड है। इसका एक और नाम दिया जा सकता है बेटा, जो पायरो एक एसिड है ना, उसको डाई एक एसिड करके भी बोल सकते हैं। पेरेंट एसिड का नाम उठाओ, उसके आगे डाई लगा दो बस, तो या तो पायरो बोल दो या वैसे बोल दो। तो एक तो नाम पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, दूसरा कितने सल्फ्यूरिक एसिड से बनाया, 2 से, तो इसका नाम क्या है, डाई सल्फ्यूरिक एसिड। यहां पर सल्फर किसमें आ रहा, +6 में मिलेगा एक सल्फर। यहां पर देखना एक सल्फर को, यहां पर एक सल्फर का ऑक्सीकरणांक +5 में आएगा, और +5 वाले को थायो से बोलते हैं। कितने थायो हैं, 2 हैं, 2 हैं, तो इसको आप क्या बोलोगे, डाई थायोनिक एसिड। एक डाई सल्फ्यूरिक एसिड है और एक क्या है, डाई थायोनिक एसिड है। यहां से जब आप ऑक्सीकरण अंक निकालोगे सल्फर का, +4 निकलेगा, +4 में अस आता है। देखो सल्फ्यूरस, 2 सल्फर हैं, तो इसका जो नाम है वो है डाई सल्फ्यूरस एसिड। और H2SO4, यहां पर सल्फर +3 में आएगा, और +3 में इसको हम क्या बोलते हैं, थायोनस। तो 2 सल्फर हैं, तो इसका जो नाम है वो है डाई थायोनस एसिड। तो ये 4 नाम, और हालांकि कम सुनने में आते हैं, कम यूज में आते हैं, और फिर भी अगर कोई क्वेश्चन पूछे तो हमें तो आंसर आने चाहिए, है ना। हम रिस्क क्यों लें। देखें जरा, एक लास्ट और बचा है इसमें, वो और हम पढ़ लेते हैं। हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा पॉलीथायोनिक एसिड। अभी अभी आपने डाईथायोनिक एसिड देखा, H2S2O6, ये 2 की जगह N कर दो आप, ये पॉलीथायोनिक एसिड है, और N की वैल्यू 2, 3, 4, 5 इस तरह से चलती रहेगी। जैसे N बराबर 2 है, तो आप क्या बोलो, डाई थायोनिक एसिड। अब आपसे किसी ने पूछा डाईथायोनिक एसिड का फॉर्मूला बताओ, तो डाई दिख रहा है ना, डाई का मतलब ही 2 होता है, तो N की जगह 2 रख दो। तो डाईथायोनिक एसिड का फॉर्मूला क्या हुआ, H2S2O6। जैसे मैं सपोज N बराबर 5 रख देता, तो क्या नाम हो जाता, 5 के लिए क्या बोलते हैं, पेंटा। तो नाम क्या हो जाता, पेंटाथायोनिक एसिड। फॉर्मूला क्या होगा, H2S5, N की जगह 5 आ जाएगा ना, N5S5O6, ये हो गया पेंटाथायोनिक एसिड। अब इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, पॉलीथायोनिक एसिड का स्ट्रक्चर, है ना। तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से आता है। जितना H उतना OH, इतना तो आपको पता है। कुछ नहीं करना, इधर और इधर वाला हिस्सा तो फिक्स हो गया, आपको इधर पे N-2 करते रहना। डाईथायोनिक एसिड में N बराबर 2 रखो, तो बीच में कोई सल्फर नहीं आएगा। जैसे मैंने आपसे बोल दिया कि भाई टेट्राथायोनिक एसिड का स्ट्रक्चर बना के बताओ, तो टेट्राथायोनिक एसिड का स्ट्रक्चर मतलब N की वैल्यू 4 है, इतना तो आप पहले से लिखोगे ही सही, ये स्ट्रक्चर तो आप पहले से बना ही दोगे। फिर बीच में 4 में से 2 हटा दो, कितना बचा, 2, तो 2 सल्फर ऐसे लग दो सिंगल बॉन्ड से, और इधर वाला हिस्सा ये बचा हुआ है, इधर वाला हिस्सा है, ये किसका स्ट्रक्चर बन गया,
टेट्राथायोनिक एसिड का। अच्छा, यहां से अगर मैं एक एनायन बना दूं, ध्यान देना, S4O6 डाइनेगेटिव, इस एनायन का नाम क्या है? टेट्राथायोनिक एसिड ये है, तो ऋणायन क्या होगा? टेट्राथायोनेट। तो ये जो एनायन है इसका नाम क्या है? टेट्राथायोनेट। ये जो ऋणायन हमने बनाया उसका नाम क्या हुआ? टेट्राथायोनेट। ये तो हमने वो सारे एलिमेंट लिए जो हकीकत में ऑक्सी एसिड बनाते हैं, उनसे हमने ये नाम बनाए हैं, है ना। अब कुछ जगह हाइड्रोक्साइड बनते हैं, ऑक्सी एसिड नहीं बनते, लेकिन सॉल्ट में उन हाइड्रोक्साइड से बने हुए एनायन मिलते हैं। बात आपको समझ में नहीं आई होगी, मैं बताता हूं। जैसे AlOH होल थ्राइस, ये बेटा कोई H प्लस नहीं देता, ये हाइड्रोक्साइड है। अब ये कौन H प्लस देता है, कौन OH माइनस देता है, बेटा आप अभी इतनी जल्दी नहीं सीख सकते। जैसे जैसे ये चैप्टर्स आगे बढ़ते जाएंगे ये चीजें अपने आप समझ में आने लग जाती हैं। तो हकीकत में तो ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, लेकिन अगर इससे कोई सॉल्ट मुझे बनाना हो तो फिर क्या करना पड़ेगा? इसको एक एसिड मानना पड़ेगा, क्योंकि बोरॉन फैमिली का मेंबर है और +3 हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। यहाँ पर आप एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, हाइड्रोजन +1 रखो, ऑक्सीजन -2 रखो, तो एल्यूमिनियम +3 में आ जाएगा। तो इसको एल्यूमिनिक एसिड मान लो। फिर इसको थोड़ी देर के लिए क्या मान लो? एल्यूमिनियम का एक एसिड, एल्यूमिनिक एसिड। सपोज मैं आपसे पूछूं कि AlO2 माइनस का इस ऋणायन का नाम क्या? AlO2 माइनस ऋणायन का नाम क्या? तो आपने देखा ये HAlO2 से बना होगा, माइनस है, H प्लस लगा के एसिड बना लो इसका। तो AlO2 माइनस किससे आया होगा? HAlO2 से आया होगा ना। और HAlO2 कैसे बना होगा? तो ये एल्यूमिनिक एसिड में से H2O बाहर कर दो, इसमें से H2O बाहर कर दो कि ये एसिड बन जाएगा। एक एसिड से H2O बाहर करते हैं, कौन सा बनता है? मेटा एक एसिड। तो अगर ये एल्यूमिनिक एसिड है तो इसको बाय कंसेप्ट आप क्या नाम दोगे? मेटा एल्यूमिनिक एसिड। और मेटा एक एसिड से मेटा 8 बनता है, एक एसिड से 8 बनता है। तो ये जो एनायन है इसका नाम होता है मेटा एल्यूमिनेट। मैं तो बोलता हूँ एग्जाम में इतना टाइम नहीं मिलेगा बेटा, आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए कि AlO2 माइनस का नाम मेटा एल्यूमिनेट आयन है। डायरेक्ट याद होना चाहिए। कंसेप्ट तो इसलिए कि याद रखने में आसानी होती है। ये मेटा एल्यूमिनेट है। अच्छा, इसी तरह से PbOH होल ट्वाइस। अब लेड में +4 कार्बन परिवार का सदस्य है, जहां पर +4 हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, तो +2 लोअर होगी, यानी ये प्लम्बस एसिड मान लिया जाए इसको। पीबी नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इसका ग्रीक टर्म प्लम्बम है, तो वहां से इसका नाम क्या रख दो? प्लम्बस। अस क्यों बोला? +4 में थोड़ी है ये, +2 में। कार्बन परिवार में +4 एक होता है, +2 क्या होता है? अस। तो ये प्लम्बस एसिड है। सपोज मैं इसमें से H2O बाहर कर दूं तो बचेगा HPbO, ये बचेगा। अगर मैं इसमें से H2O बाहर कर दूं तो HPbO बचेगा। अब इसमें से आप H प्लस बाहर कर दो तो प्लम्बाइट। चलो एक और लेते हैं, है ना। इसमें से मेटा तो नहीं बनेगा, पॉसिबल ही नहीं है ना, नहीं बनता। 2 H प्लस बाहर कर दो, 2 H प्लस बाहर कर दो तो PbO2 डाइनेगेटिव बनेगा। 2 H प्लस बाहर कर दिए तो PbO2 डाइनेगेटिव बन जाएगा ना। तो अस एसिड से क्या बनता है? आइट। तो इसका जो नाम होगा वो क्या होगा? प्लम्बाइट। ठीक इसी तरह से जिंक हाइड्रोक्साइड होता है। अब ये सेकेंड बी के मेंबर है, और सेकेंड बी में मैं आपको बता रहा हूं, याद रखना +2 जो होता है वो एक होता है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। तो इसको आपको जिंक एक एसिड मानना पड़ेगा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में। 2 H प्लस बाहर करोगे तो ZnO2 डाइनेगेटिव बनेगा, और एक एसिड से क्या बनता? 8।
तो ये जो एनायन है उसको जिंकेट बोलते हैं। बेटा मेरा सजेशन तो ये है कि ये तीनों एनायन डायरेक्ट याद होने चाहिए आपको, मेटा एल्यूमिनेट, प्लम्बाइट और जिंकेट, कोई कंफ्यूजन नहीं, सीधे याद रखो। बाकी कैसे बनते हैं ये मैंने समझा ही दिए। हालांकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये कहता है कि आप में से 1-2 बच्चे वापस से पूछेंगे, कोई दिक्कत नहीं, दूसरी बार में वापस से डिस्कस कर लेंगे। चलने दो, हमारा एनायन का नोमेनक्लेचर यहाँ तक खत्म करते हैं। अगले लेक्चर में थोड़ी बहुत और प्रैक्टिस करा दूंगा, बट हमारा आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं, है ना। थैंक। प्यारे बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि जो टॉपिक हम यहाँ पढ़ा रहे हैं वो आप तक भी पहुँचे, आप भी उनका लाभ ले सकें, तो प्लीज़ कॉल करें 1800 2121 799।